हेलो फ्रेंड, एचडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो इससे पहले हमने संसद के बारे में पढ़ा था, उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और जो हमने पढ़ाया है संसद के बारे में। तो अब हम बात करेंगे इसके राष्ट्रपति के बारे में। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उस वहाँ से देख सकते हैं। तो पॉलिटिक्स के कम से कम 20 से 22 लेक्चर हम अपलोड करेंगे। इसके बाद फिर हम प्रैक्टिस सेट भी डालेंगे। जो प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आपको इस वीडियो में काफ़ी फायदा मिलेगा। आप देखिएगा, संसद आपने नहीं देखा उसे आप देख लीजिए। राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप नहीं जानते रहे, सब जान जाएंगे। तो हम बात करते हैं राष्ट्रपति। तो यहाँ पर हम बात करेंगे राष्ट्रपति। सबसे पहले हम बात कर देते हैं संसद। संसद में 3 दंड होते हैं, एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा और इसके बाद राष्ट्रपति। अगर कोई पूछे संसद में कितने सदन होते हैं तो सदन कितने होते हैं? 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये हमने वीडियो के ड्राफ्ट के माध्यम से हमने समझा था, डायग्राम से हमने सारी चीजें समझी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रपति। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसी को हम डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो पहला पॉइंट जो हमारा, राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। और दूसरा पॉइंट जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इस तरह से ऑप्शन दिए रहते हैं। तो कौन ऑप्शन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि सारी चीजें हमारे वीडियो से मिल जा रही हैं। तो राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है? राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान होता है, इसका मतलब ये है कि जो कार्य, मतलब जो 4 शक्तियाँ इसके अंदर निहित होती हैं, ठीक है? तो संवैधानिक प्रधान होता है। इसके बाद फिर राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है? तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति होता है, नाम मात्र का। नाम मात्र का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सारी शक्तियाँ होती हैं पर ये इस्तेमाल नहीं करता है। इस्तेमाल कौन करता है? वो इस्तेमाल करने वाला प्रधानमंत्री होता है। तो इसीलिए इसको बोला गया है राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और भारत का जो वास्तविक, मतलब कि जो प्रमुख कौन होता है? ये होता है प्रधानमंत्री। तो भारत का प्रधानमंत्री कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो क्या होता है? कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, ठीक है? तो इसके बाद भी अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है? अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ठीक है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, इसके बारे में अनुच्छेद 53 में कहा गया था, ठीक है? अब देखिए, संघ, भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, ठीक है? ये देखो, राष्ट्रपति के पर जो शक्तियां होती हैं, ठीक है? देखो, एक होती है औपचारिक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, औपचारिक। औपचारिक एक होता है वास्तविक। वास्तविक कार्यपालिका का ये अध्यक्ष, और ये औपचारिक कार्यपालिका का अध्यक्ष। तो अब हमने अभी आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है, पर क्या होता है? ये नाम मात्र का होता है। नाम मात्र मतलब औपचारिक, जैसे हम केवल बोल देते हैं हाँ, उनके सिग्नेचर बिना कुछ हो नहीं सकता है, पर उनकी सारी शक्तियां का इस्तेमाल प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 में ये बताया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होना है, ठीक है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वाचन होता कैसे है। निर्वाचन जो होता है, निर्वाचन दो, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होते हैं? प्रत्यक्ष जो जनता के द्वारा चुनते जो आते हैं उनको प्रत्यक्ष निर्वाचन बोलते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है, जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधित्व होते हैं उनसे द्वारा जो प्रतिनिधित्व चुना जाता है उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष निर्वाचन बोला जाता है, ठीक है? तो हम यहाँ, तो इलेक्शन में हमारा क्या,
काउंट करता है। अब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हो रहा, उसमें कौन-कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, कौन-कौन से भाग लेंगे। तो देखो, ये इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, ये जो निर्वाचन आयोग है, वो कौन? चुनाव आयोग करवाता है। इलेक्शन जो है वो चुनाव आयोग करवाता है। कौन करवाता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग में क्या होता है? निर्वाचन मंडल, इलेक्शन कॉलेज होता है। इलेक्शन कॉलेज, चुनाव आयोग एक गठित होता है जिसमें क्या होता है? निर्वाचन मंडल होता है। निर्वाचन मंडल क्या है? इसका चुनाव करवाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है? अब चुनाव में भाग कौन-कौन से लें? संसद, संसद और राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल होता है। जैसे हमने बताया था, केंद्र में क्या होता है? संसद होता है और राज्य में क्या होता है? विधानमंडल होता है। और संसद उन्होंने बताया था, संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। और यहाँ पर क्या होता है? विधानमंडल में भी उसी प्रकार से एक होता है विधानसभा होता है और विधान परिषद होती है। तो देखो, कहीं मतलब कि बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसीलिए क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में नहीं है। जिन राज्यों में नहीं है, तो वहाँ के लोगों का क्या हो जाएगा? मान लीजिए पार्शियलिटी हो जाएगी, इसीलिए क्या है? विधान परिषद को हटा दिया जाए। विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। कौन लेंगे? विधानसभा के। तो विधानसभा के, और इसके बाद फिर राज्यसभा और लोकसभा। तो इसमें कौन से भाग लेंगे? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य हमने बता ही दिए, जो जनता द्वारा चुन के आते हैं उनको बोलते हैं निर्वाचित सदस्य। तो भारत इसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। कुछ राज्य हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, कहाँ के? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भाग लेंगे जिससे राष्ट्रपति के चुनाव में। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, विधान परिषद भाग ले रहा नहीं ले रहा? विधान परिषद के जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं नहीं लेते हैं? तो नहीं लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55 में ये बताया गया कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ठीक है। भाई वो हम तो पता चल जाती है, इसका चुनाव इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है। अब कौन कौन सा सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं ये भी हमने बता दिया है। तो इसका चुनाव प्रक्रिया क्या है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ठीक है, मैनर ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है? तो अब यहाँ बात करते हैं, इसको बोलते हैं एकल संक्रमणी मत पद्धति, एकल संक्रमणी मत पद्धति, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, अभी जैसे हम लोग चुनाव वोट डालने जाते हैं, जैसे मान लो विधानसभा का या लोकसभा, मतलब कोई चुनाव है, ठीक है। तो वहाँ क्या करते हैं, उनके प्रत्याशी के सामने उनका चिन्ह, चुनाव चिन्ह होता है, वहाँ पर बटन दबा दिए, ग्रीन बटन रेड बटन दबी, तो मतलब चुनाव हो गया। तो मतलब किसी एक को चुनाव, 10 लोग खड़े हैं तो किसी एक को वोट देना होता है। अब यहाँ क्या है कि जितने लोग खड़े होते हैं चुनाव में, जितने लोग भाग लेते हैं, सबको वोट देना होता है और वरीयता क्रम में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? वरीयता क्रम में। और ईवीएम मशीन में ये चुनाव जो होता है ईवीएम मशीन से होता है, यहाँ पर क्या ईवीएम से नहीं होता, ये वरीयता क्रम में होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणी सिस्टम का मतलब है कि वरीयता क्रम में आपको वोटिंग की जाती है। अब देखो, अब इसका होता कैसे है? जैसे मान लीजिए जैसे 3 लोग खड़े हैं, जैसे ए बी सी 3 लोग खड़े हैं, तो ए बी सी में जैसे मान लो हम जाके वोट दिए, तो हमने कहा कि भैया ए को राष्ट्रपति बना दो, तो हमने उसको वरीयता 1 दे दिया। अच्छा, ए नहीं बन पा रहा तो अब क्या करो, बी को सी को मतलब दूसरे नंबर पर डाल दो, अगर वो नहीं बने तो फिर सी को बना दो। फिर हमने कहा बी को थर्ड वरीयता में दिया। इसके बाद दूसरा बंदा आया, वो उसने ए को क्या दिया, ए को फर्स्ट में दिया और बी को सेकंड में दे दिया और सी को थर्ड में, वरीयता क्रम में उन्होंने बता दिया। इसके बाद थर्ड बंदा गया, उसने क्या किया, ए को सेकंड में डाल दिया और बी को उन्होंने पहला चॉइस लेना चाह रहे थे, उससे पहले बी वाला आदमी बन जाए। इसके बाद सी को उन्होंने थर्ड में डाल दिया। फिर चौथा गया तो उसने क्या किया, ए को फर्स्ट में डाल दिया, मतलब जो ए पर्सन को वो फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब वो ए को मतलब राष्ट्रपति देखना चाह रहा है। और इसके बाद सी को किसमें दे डाल दिया, सेकंड में। तो इस तरह से वरीयता क्रम में, इन्हें वरीयता क्रम में हमने दे दिया। अब इसमें ये देखा जाता है कि किसको वरीयता सबसे ज्यादा, पहले वरीयता 1 की देखी जाती है, 1 की वरीयता यहाँ ए को कितनी मिली, 3। तो अब क्या, अब यहाँ पर ए की वरीयता कितना है, 1 है। तो अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है, तो कौन जीत जाए,
जीत जाएगा वो जीत जाएगा हमारा ए, तो ए को क्या बना दिया जा रहा है, राष्ट्रपति बना दिया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, ए को। तो ये सिंगल यही बोलते हैं एकल पद्धति, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले राउंड की काउंसलिंग मतलब कि काउंटिंग, दूसरे राउंड की काउंसलिंग काउंटिंग। तो पहले राउंड में क्या होता है, जैसे हमने पहले 8 वरीयता दिया, मतलब कि जो फर्स्ट वरीयता है, फर्स्ट वरीयता हमारा क्या है, जैसे 1 वाला हमने दिया, 1 वरीयता। अब 1 वरीयता में जैसे अब टाई अप हो जाता है, जैसे मान लो यहाँ पर हमने ये दूसरा समझा दिया है, देखो ए को हमारा वरीयता 1-1 के यहाँ 2, अब बी को भी हमारा 1-1 के 2, तो अब इन दोनों में से कोई विजयी हो जाता है, सी तो बाहर हो गया। अब फिर क्या होता है, अब ये देखना होता है कि अब पहले जो टाई अप हो गया, तो अब देखना होगा सेकंड, अब सेकंड वरीयता में इसमें 2 है, इसमें सेकंड वरीयता अपना एक ही है, तो इसका मतलब कि ए आपका जीत जाएगा। तो इस तरह से ये वोटिंग सिस्टम होती है, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है। तो इस तरह से हमारा ये सिस्टम है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति, हाँ 54 की बात हो रही है, ठीक है। तो अनुच्छेद 54 में, अब देखो अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है। जो कार्यकाल होगा, तो टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो कार्यकाल जो होता है ये कितना होता है, 5 साल होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 5 साल होता है। तो राष्ट्रपति जो हमारे चुन के जो जाएंगे, जब तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक मतलब ये पद धारण कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 57 में, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उन्हीं को हम पढ़ा रहे हैं मात्र। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। जैसे मान लीजिए अब हम राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसमें कोई गड़बड़ी हो रही है, उसको दूसरा विपक्ष वाले को गड़बड़ी लग रही है, तो वो क्या है, मतलब दोबारा मतलब चुनाव कर सकता है एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद। तो यहाँ पर देखो अनुच्छेद 57 में, जैसे मान लीजिए एक टर्म और कंडीशन है, जैसे मान लो एक बार आप राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो क्या आप दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लड़ सकते हैं। तो वहाँ क्या है, एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। जैसे मान लो दूसरे साल फिर चुनाव हो रहा है, तो दोबारा फिर वो चुनाव लड़ सकता है। तो भारत में एक ऐसे मात्र थे जो मतलब 2 बार राष्ट्रपति के पद पर ग्रहण किए थे, ठीक है। तो एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर बने रहे, वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 10 साल तक इन्होंने राष्ट्रपति के पद को संभाला था, ठीक है। और अब कोई पूछे तो फर्स्ट राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही 2 साल 2 बार मतलब 2 पंचवसी मतलब 10 वर्ष, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के योग्यता का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति के योग्यता का वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 58 में। ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो पहला क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल है। और दूसरा क्या है, दूसरा जो योग्यता है, वर्ष उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा जो है लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, किसका होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद फिर लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद फिर सबसे मेन जो इसमें टर्म और कंडीशन है, जो मतलब पूछी जाती है, निर्वाचन मंडल, जो हमारा निर्वाचन मंडल में 50 प्रस्तावक के रूप में और 50 अनुमोदक के रूप में उसके साथ खड़े होने चाहिए, ठीक है। उसके साथ जो भी चुनाव लड़ेगा राष्ट्रपति का, उसके साथ क्या 50 प्रस्तावक के रूप में, 50 अनुमोदक के रूप में उसके साथ खड़े होने चाहिए निर्वाचन मंडल के सदस्य। कौन, निर्वाचन मंडल के सदस्य। प्रस्तावक का मतलब हुआ कि जो मतलब उसका प्रस्ताव पेश करे हैं 50 लोग, और इसके बाद अनुमोदन जो उसका अनुमोदन कर रहे हों, तो कुल मिला के 50-50 कितना हो जाए 100, तो 100 लोग उसके मतलब पक्ष में होने चाहिए। एक मतलब 50 लोग हाथ खड़ा करें और 50 लोग लिखित में मतलब वो करेंगे, तब ये निर्वाचन मंडल, हाथ खड़ा नहीं करा जाता, पर ये मतलब हम समझाने के लिए यूज किया है, ठीक है, इस टर्म को। नेक्स्ट जो हमारा है अनुच्छेद 56, तो हमने 70 58 हो गया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में क्या है, राष्ट्रपति के पद की शर्तें भी हैं कुछ।
अब जैसे मान लो राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या हैं? पहला, जैसे आप चुनाव लड़ोगे तो आपको 15,000 जमानत राशि देनी पड़ेगी। 15,000 जमानत राशि देनी पड़ेगी। और साथ में क्या, पागल नहीं होना चाहिए। पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब समझते हो क्या होता है? दिवालिया का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास आपकी जो पूरी संपत्ति मान लो 1 करोड़ की है और आपने 10 करोड़ का लोन लोन ले लिया, तो आप क्या दिवालिया दिवालिया पर रहेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोन नहीं पूरा कर पाएंगे तो आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। तो वही होता है, दिवालिया नहीं होना चाहिए और पागल नहीं होना चाहिए। तो मतलब अपनी संपत्ति से ज्यादा लोन ले लेना ही दिवालिया कहलाता है। ठीक है। इसके बाद फिर अनुच्छेद 60। अब भाई जो चुनाव हो जाए, जीत गए, तो अब उनको शपथ भी दिलानी पड़ेगी। तो अनुच्छेद 59 के बाद क्या हो जाए, 7। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ। ठीक है। अब देखो, अब राष्ट्रपति जीत गया, अब राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर चुके हैं। ठीक है। अब क्या करेगा राष्ट्रपति, क्या करेगा? आ, हाँ, तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ। ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जा रही है। भाई अब जीत गया तो शपथ लेंगे। अब शपथ दिलाए जाता हूँ, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाले जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर वो अनुपस्थित हैं तो उनसी मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाने का कार्य करेगा। ठीक है। तो हम समझ गए अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। और कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो अब्सेंट है तो कौन दिलाएंगे? उसी कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट का ही वरिष्ठ न्यायाधीश जो सबसे सीनियर होगा। अब राष्ट्रपति बन गए। अब राष्ट्रपति मतलब कोई गलती कर रहा हो तो उसको हटाने की प्रक्रिया भी तो होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। कई बार पूछा गया राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो महाभियोग क्या है? महाभियोग कब लगाया जा सकता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तब राष्ट्रपति पर क्या है? महाभियोग लगाया जा सकता है। दूसरा, जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, जैसे मान लो किसी विदेशी राष्ट्र जो राष्ट्र मतलब जो जैसे भारत से पड़ोसी जो देश हैं, ठीक है, विदेशी राष्ट्र पड़ोसी जो देश है उनके प्रभाव में आ जाता है तब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और संविधान का अतिक्रमण मतलब संविधान का उल्लंघन करने पर भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है? देखो, महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो आपका लोकसभा या राज्यसभा दोनों से ही शुरू की जा सकती है। चाहे लोकसभा से शुरू करो चाहे राज्यसभा से शुरू करो। ठीक है। पर उपराष्ट्रपति पर जो हटाने की प्रक्रिया होती है वो कहाँ से शुरू होती है? राज्यसभा से शुरू होती है। इस बात को ध्यान रखना, जब उपराष्ट्रपति पढ़ाएंगे तब हम बता देंगे। तो हमारे पास देखो ये संसद हो जाए, संसद के 2 अंग हो जाए, लोकसभा हो जाए, राज्यसभा हो जाए। तो ये जो प्रक्रिया होती है चाहे लोकसभा से, संसद के किसी भी अंग से, संसद के किसी भी या सदन से, किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये मैं जितने पॉइंट लिखा हूँ इसमें इतना ही पढ़ लो। आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। वनडे एग्जाम में सारे पॉइंट इसी में फंस जाएंगे, जो क्वेश्चन आते हैं इसमें फंस जाएंगे। नेक्स्ट जो है, महाभियोग लगाने से पहले अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रहे हो तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने 14 दिन पहले लिखित रूप में सूचना देनी होगी किसको? राष्ट्रपति को, जिसमें जो उपस्थित सदस्य का 1/4% क्या हस्ताक्षरित होना चाहिए। जैसे मान लो 10 लोग उपस्थित हैं तो 10 लोड में जैसे मान लो 12 लोड उपस्थित, तो 12 लोड का 1/4 इतना 3 लोड हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को भेजेंगे कि आप पे 14 दिन पहले भेजा जाएगा। ठीक है। आप पे महाभियोग लगाने की बात उठ रही है, आप पर महाभियोग लगाया जाएगा। ठीक है। तो ये ड्रामा। इसके बाद संसद के जिस सदन से प्रस्ताव पारित हो उस सदन का 2/3 प्रस्ताव के बहुमत से दूसरे सदन के लिए पेश किया जा रहा है। मतलब वहाँ 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो फिर दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से अगर वो पास हो जाता तब
ज़्यादा राष्ट्रपति उसे अपने पद से हटाया जा सकता है, जा सकेगा, ठीक है? हटाया जा सकता है। तो अगर मान लो 2/3 बहुमत से पास नहीं हुआ, तो फिर वहीं पर ये क्या हो रहा, महाभियोग खारिज हो जाएगा। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी लगाई जा सकती है और ये काम करने से पहले जो वहाँ उपस्थित सदस्य होते हैं, वो 14 दिन पहले क्या करेंगे, ये चौथाई उस उपस्थित सदस्य वो हस्ताक्षरित करके नोटिस दे भेजेंगे, ठीक है? तो ये होता है। इसके बाद जिस प्रस्ताव जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पर क्या 2/3 सदस्य बहुमत पास हो गया, तो फिर नेक्स्ट सदन में जाएगा। तो दूसरे सदन में अगर 2/3 बहुमत से पास हो गया, तो राष्ट्रपति को उसी दिन से हटा दिया जाएगा। अगर नहीं वहाँ से दूसरे सदन से अगर फेल हो जाता, तो फिर राष्ट्रपति उस पद पर फिर दोबारा उस पंचवर्षीय में दोबारा उस पर महाभियोग नहीं लगाया जाएगा। और दूसरी बात है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, ठीक है? और या तो फिर राष्ट्रपति अपनी इच्छा से राष्ट्रपति पद छोड़ सकता है, ये भी टर्म है। राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं, तो अब राष्ट्रपति की जो नियुक्ति, ठीक है? नियुक्ति संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति बहुत लोगों की नियुक्ति करता है। तो नियुक्ति संबंधी अधिकार, तो किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और प्रधानमंत्री जब मंत्रिपरिषद बनती है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह से करता है, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री के सलाह से करता है और किससे? मंत्रिपरिषद की सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है? और प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होती है, वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, ठीक है? अब ये बता ही दिए हैं। और मतलब करता राष्ट्रपति है, पर सलाह किसकी लेता है? प्रधानमंत्री की। सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, ठीक है? दोनों एक ही चीज़। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय एंड इसके बाद भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बाद फिर भारत के नियंत्रण एवं महालेखक की नियुक्ति भी ये राष्ट्रपति ही करता है। और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। तो इतनी इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हैं जो राष्ट्रपति के अंडर से की जाती है। और भी हैं, पर वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, यही बार-बार पूछी जाती हैं। इसके बाद फिर विधायी शक्ति और कानूनी शक्ति। विधायी शक्ति और कानूनी शक्ति क्या होती है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता है। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा, तब तक कोई बिल पास नहीं होगा, कोई विधेयक पास नहीं किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति चाहे राष्ट्रपति चाहेगा, राष्ट्रपति हमेशा बुलाता ही है। जब कोई मान लो मीटिंग है, कोई बहुत इमरजेंसी मीटिंग है और कोई बात लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में करनी है, तो वो क्या करेगा कि संयुक्त बैठक, ठीक है? संयुक्त बैठक वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। जब संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, तो ये सेंट्रल हॉल में बैठते हैं। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, वही उसकी अध्यक्षता करता है। ये हमने पिछले वीडियो में समझाया भी था। अब इसके बाद लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अभी हमने बताया था लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है। तो लोकसभा का भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। संसद में निम्न विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। सहमति आवश्यक है। जैसे मान लो संसद में कोई बिल पास करना है, बिल मतलब बनाना है, संसद के पास पहले वो राष्ट्रपति से क्या करेगा? परमिशन लेगा। कौन सा? एक धन विधेयक है, ठीक है? धन विधेयक। दूसरा होता है नए राज्य के निर्माण और वर्तमान राज्य की सीमा में परिवर्तन संबंधित विधेयक। इसके बाद संचित निधि में व्यय होने वाले विधेयक। मतलब कि सबसे पहले धन विधेयक के बारे में अगर वहाँ कुछ बात है या कुछ चर्चा करनी है, तो पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक? सहमति, राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए। इसके बाद फिर कोई नए राज्य के निर्माण और वर्तमान राज्य की सीमा में परिवर्तन, ये भाग 1 की बात हो रही है, ठीक है? उसमें आप अगर किसी राज्य को किसी दूसरे देश के राज्य को अपने देश में शामिल करना चाहते हो या अपने देश के राज्य की सीमा में परिवर्तन करना चाहते हो, तब भी आपका इस विधेयक संबंधित जो भी आपका है, उसकी परमिशन, उसकी सहमति लेनी पड़ेगी, तभी आप
राज्यसभा या लोकसभा में ये विधेयक पास कर सकते हो, ठीक है। बाद में फिर साइन तो होंगे ही, पर पहले क्या करना पड़ेगा, सहमति भी लेना पड़ता है। इसके बाद संचित विधि पर व्यय करने का मतलब कहाँ कितना व्यय करना, उसके लिए भी मतलब सहमति राष्ट्रपति की बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के बारे में, ठीक है। राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के बारे में, तो संसद के सदस्यों को मनोनीत करता है। हमने बताया था इसके हाथ में और बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है। अब देखो, संसद संसद हमने बताया, संसद में क्या लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो क्या है, राष्ट्रपति 12 सदस्य, ठीक है, राष्ट्रपति जो है राज्य में 12 सदस्यों का मनोनीत करता है। मनोनीत करने का अधिकार होता है। 12 सदस्य कौन से होते हैं, कला साहित्य वर्ग में क्या होना चाहिए, वो निपुण होना चाहिए, कला साहित्य साइंस इस वर्ग में, ठीक है। तो ये हमने भी वीडियो बना कर डाले थे, उसमें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है, पहले जो था अब ये थोड़ा हटा दिया गया है। ये लोकसभा में पहले 2 आंग्लो भारतीय, ठीक है, आंग्लो भारतीय जिसे एंग्लो इंडियन बोला जाता है, आंग्लो भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों का आरक्षण हुआ करता था। तो अब वो राष्ट्रपति ही चुनते थे, तो व्यक्ति को मनोनीत करता था, और ये अब हटा दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडिया का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है, ध्यान रखना। ये नया है, ठीक है, ये क्या है, नया है। संविधान संशोधन 104 के तहत, अगर कोई पूछे संविधान संशोधन 104 के तहत क्या हुआ था, तो एंग्लो इंडियन का आरक्षण लोकसभा से खत्म कर दिया गया है, ठीक है। एंग्लो इंडियन लोकसभा में रखे जाते थे, तो ये इनका आरक्षण क्या हुआ, खत्म कर दिया गया है, जो राष्ट्रपति चुनते थे। अब क्या है, राजनीतिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, दूसरे देशों के साथ साथ कोई भी समझौता हो, ठीक है, तो राजनीतिक शक्तियाँ दूसरे देश के साथ कोई भी समझौता और या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। जैसे हम भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई समझौता करना है, तो समझौता करने वाले जो राजदूत होते हैं वो समझौता करवाएंगे, पर नाम किसका लेंगे, राष्ट्रपति का नाम लेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूत की नियुक्ति करता है। जो भारतीय राजदूत हमारे यहाँ से जो दूसरे देश में जाते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और भारत में विदेशी राजदूत की नियुक्ति का अनुमोदन भी करता है। जैसे दूसरे देश का राजदूत भारत में आएगा, तो उसका अनुमोदन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति के जो सैन्य शक्तियाँ हैं, अब सैन्य शक्तियाँ कौन सी हैं, देखो, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना किसी भी देश से युद्ध नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर युद्ध शुरू हो गया है, अगर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया युद्ध के लिए, तो युद्ध शुरू हो जाएगा। अब जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं हो रही, तब तक युद्ध चलता रहेगा, रुकेगा भी नहीं, ये भी बात है। तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के किसी भी देश से युद्ध ना शुरू किया जा सकता है और ना ही युद्ध खत्म किया जा सकता है। अगर मान लो युद्ध शुरू हो गया, तो फिर वो खत्म भी नहीं किया जा सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षरित नहीं करेंगे। इसके बाद सैन्य शक्तियाँ, तीनों शक्तियों का क्या होता है, वो सेनापति, वो तीनों शक्तियों का प्रमुख होता है, ठीक है। तीनों सैन्य बलों का सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है, सन्निहित होती है। तो जैसे ये राष्ट्रपति हो गया, अब हमारे पास तीन बल हैं, कौन कौन से, थल सेना हो रही, वायु सेना हो रही और जल सेना हो रही। तो इन तीनों का जो है, अब राष्ट्रपति डायरेक्ट अब इनसे थोड़ी ना कहेगा, राष्ट्रपति बोलता है रक्षा मंत्री को, फला देश से युद्ध करना है, तो रक्षा मंत्री चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को मतलब आदेश देगा। फिर वहां से थल सेना, वायु सेना और जल सेना को आदेश मिलते हैं। तो मतलब कि आदेश कहाँ से मिलेगा, वो राष्ट्रपति के यहाँ से मिलता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के हाथ में क्षमादान की शक्ति होती है, हमने वो पिछले वीडियो में बताया था। राष्ट्र अगर हम हमारा पूरा वीडियो देखते रहेंगे, तो आप पॉलिटिक्स में मतलब कि इतना समझ लीजिए, महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये इतना समझ लो कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वन लाइन क्वेश्चन आते हैं, जो वनडे एग्जाम में आता है, उससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो संविधान के संविधान के अनुच्छेद 72 में क्षमादान का प्रावधान है, ठीक है। तो
अनुच्छेद 72 में अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को क्षमा कर सकता है। अगर मृत्युदंड है तो उसको वो बिल्कुल समाप्त भी कर सकता है या उम्र कैद में परिवर्तित कर सकता है। और जैसे मान लो उम्र कैद है तो उसको कम कर सकता है, घटा सकता है। तो क्षमा दान की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है। ठीक है। इसके बाद विशेष शक्तियाँ, राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब वो दूसरे क्षमा कर सकता है तो अपने आप को भी क्षमा कर लेगा। तो ये जो है विशेष शक्तियाँ जो होती हैं, राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है। तो फौजदारी मुकदमा राष्ट्रपति पर नहीं चलाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं। ये आपातकालीन 3 प्रकार के आपातकालीन होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकालीन, एक होता है राष्ट्रपति शासन और तीसरा होता है वित्तीय आपातकालीन। तो राष्ट्रपति शासन क्या हो जाता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लड़ना। ठीक है। आपातकालीन, अब इसको देखो अनुच्छेद 352 में आपातकालीन का प्रावधान है। आपातकालीन का जो प्रावधान है वो कहाँ पर है, अनुच्छेद 352 में। अब इसमें 4 जोड़ दो तो 356 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ दो 360 हो जाएगा। तो पहले क्या है, राष्ट्रीय आपातकालीन, इसके बाद फिर राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है। इसके बाद वित्तीय आपातकालीन, तो 360 वित्तीय आपातकालीन, 352, 356, 360। वित्तीय आपातकालीन अभी तक भारत पे नहीं लगा है। कभी मतलब कि पैसे की तो अभी इल्लत नहीं है, खराब हुई है भारत में, ऐसा नहीं है, भुखमरी की स्थिति नहीं आई है अभी। तो नेक्स्ट हमारा जो है राष्ट्रपति हो गया, शक्तियों के बारे में हो गया। हाँ, अब ये लास्ट है स्लाइड भारत के। चलो हम अभी राष्ट्रपति का एक हमने एक हैंड नोट्स बनाया है, तो उसको हम डिस्कस कर देंगे। वो भी पहले आप लोग कमेंट कर दिया करिए जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और लाइक जरूर किया करिएगा। राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमने वही बताया था वीडियो शुरू में ही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हुए थे, 2 बार। तो 2 बार राष्ट्रपति बने थे, मतलब 10 साल काम किए हैं। ठीक है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल। इसके बाद फिर निर्विरोध जीतने वाले कौन है, निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। इसके बाद फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई थी। तो यहाँ पर 2 हैं, फरुद्दीन अली अहमद, इसके बाद फिर जाकिर हुसैन। ये 2 लोग हैं। ठीक है, 2 ऐसे हैं जो उनके कार्यकाल में मृत्यु हुई है। कौन कौन से, डॉक्टर जाकिर हुसैन और इसके बाद फरुद्दीन अली अहमदी। तो इनको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इतना शेयर करिए कि एक ही दिन में 1000 सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ।